क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि एक चार्ज है स्मॉल क्यू जो फिक्स है अपनी सेंटर यानी ओ वाली पोजीशन पर, और माइनस क्यू नोट वाला जो चार्ज है इसका मास एम है और ये आर रेडियस में भी चक्कर काट रहा है, सर्कल में चक्कर काट रहा है। तो इसका मतलब इसको जो रिक्वायरमेंट है किसकी, एम वी स्क्वायर बाय आर की, एम वी वन स्क्वायर बाय आर, ये कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा देखो कि ये जो माइनस क्यू नोट चार्ज उसके कारण इसको अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा, तो टुवर्ड सेंटर ही लग रहा है। तो जो टुवर्ड सेंटर वाली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही होगी। तो कितना हो गया, के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू हुई। और अब हम क्या जाते हैं क्वेश्चन में कि इसकी रेडियस को आर से टू आर करना है। ये जो चार्ज पार्टिकल सर्कल में चक्कर काट रहा है उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड वर्क डन जब भी निकालना हो तो रिक्वायर्ड वर्क डन का मतलब मिनिमम वर्क डन के लिए लिखना है अपने को। तो वैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल जब भी निकालते हैं ना अपन 12th पोर्शन में, तो देखते जगह हमारा इसी से काम चल जाता है। मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम एक तरह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब जनरली अब तक के सवाल में क्या होता था कि जैसे ही हम रिक्वायर्ड शब्द सुनते थे तो हम बोलते थे कि डेल्टा के 0 होगा। पर बताओ क्या यहाँ इस वाले सवाल में जब ये सर्कल में चक्कर काट रहा है अभी आर रेडियस में, और वहां से हम इसे 2r रेडियस में चक्कर कटाने वाले हैं, तो उस वाले केस में भी क्या ऐसा होगा कि डेल्टा के की वैल्यू 0 होगी? क्या डेल्टा के 0 होगा? नहीं, यहां इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्कल में चक्कर काटने के लिए तो नियम कायदे तय हैं। ये v1 वेलोसिटी से चक्कर काट रहा था रेडियस r में, जब रेडियस 2r में जाएगा तो जिसकी वेलोसिटी बनेगी v2 वो डिफरेंट बन रही होगी, और मर्जी पड़े जिस वेलोसिटी से चक्कर नहीं काट सकता, v2 तय है वहां पर जिस वेलोसिटी से उस चक्कर काटना है। इसलिए इस बार अब डेल्टा के 0 नहीं आएगा, और उसे हम कम ज्यादा भी नहीं कर सकते। जैसे पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो डेल्टा यू पोजीशन के हिसाब से एक फिक्स वैल्यू होती है कि यहां से यहां पर गए तो डेल्टा यू तो इतना ही आएगा, चाहे स्लोली ले जाओ चाहे फास्ट ले जाओ। ऐसे ही यहां इस बार डेल्टा के जो है वो भी फिक्स ही आ रहा है, यानी इस बार वर्क डन एक्सटर्नल की एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि उसे कम ज्यादा नहीं कर सकते मतलब अपन। तो अब जब भी v2 वाली रेडियस में चक्कर काट रहा होगा तो उसको v2 वाली रेडियस में चक्कर काटने के लिए इस 2r वाली रेडियस में जब चक्कर काट रहा होगा तो जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा वो है अगर v2, तो एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर के क्यू क्यू नोट अपॉन 2r का होल स्क्वायर। अब हमें लिखना है डेल्टा के, तो डेल्टा के की वैल्यू क्या बनेगी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, उसमें हमें हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। तो देखो एम वी स्क्वायर तो है ही, हाफ और लाना है, तो यहां से आर कैंसिल होने के बाद हाफ एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू बनी यहाँ पर, यानी के इनिशियल की जो वैल्यू बनी वो कितनी बन गई, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर, ये बन गया के इनिशियल। और के फाइनल की वैल्यू यहां से देखें तो एक 2r कैंसिल हो गया, और हाफ से फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 2r, और यहाँ पर हमने फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 2r तो पहले से था और वो कितना हो गया 4r, तो ये बन गया के क्यू क्यू नोट अपॉन 4r। ये बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हो गई। और ऐसे पोटेंशियल जी चाहिए हमको, तो यू इनिशियल, यू का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अपन, यू बराबर क्या लिखते हैं, यू का फॉर्मूला होता है q इंटू वीपी, यू एट पी बराबर q इंटू वीपी। तो यू इनिशियल कैसे लिखेंगे, यू इनिशियल मतलब ये चार्ज q, चार्ज का नाम है माइनस क्यू नोट, और यहां पर पोटेंशियल किसके कारण, इस क्यू के कारण, वो कितना बनेगा, वो बनेगा के क्यू बाय आर। और यू फाइनल लिखना चाहे इसे अपन, तो यू फाइनल बराबर क्या बनेगा, यू फाइनल बराबर माइनस क्यू नोट चार्ज और के क्यू अपॉन 2r, ये यू फाइनल बन गया। तो इस तरह से अपन ने यू इनिशियल यू फाइनल दोनों लिख दिया। तो अब अपने पास डेल्टा के यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल भी है, और प्लस डेल्टा यू यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल भी है लिखने के लिए। और ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला फाइनल, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो इससे अपने को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस सवाल में बाकी सवालों से डिफरेंट ये है कि जनरली रिक्वायर्ड वर्क डन में डेल्टा के 0 आता है कई सवालों में, लेकिन इसमें डेल्टा के एक वैल्यू आई कुछ ना कुछ, क्योंकि सर्कल में चक्कर काटने के लिए यहाँ v1 है तो वहां फिर v1 नहीं हो सकती, वहां फिर v2 वेलोसिटी कुछ ना कुछ आनी थी, इसलिए डेल्टा के कुछ ना कुछ आया। तो क्वेश्चन में हमें 12 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट 2 का है। प्लस क्यू चार्ज फिक्स है और एक स्मॉल क्यू चार्ज को बहुत दूर से, है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की काफी लार्ज डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस d है ना, और ये एंगल 90 है, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली r वो काफी लार्ज है, और हमने इसको प्रोजेक्ट किया है
और हमसे पूछा है कि मिनिमम सेपरेशन क्या होगी। ऐसा ही सवाल हमने एक्सरसाइज 1 में भी किया है, लेकिन वहां उस दौरान क्या था कि जो चार्ज हमने प्रोजेक्ट किया था वो इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग था, तो उससे क्या था, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही थी और कहीं ना कहीं जाकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी। और फिर वापस लौट कर क्या कहता, तो मिनिमम सेपरेशन जब बनी थी तब वेलोसिटी जीरो हुई थी, तो हमें वो मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए एक ही इक्वेशन से काम चल गया था। लेकिन इस बार क्या है कि हमने इसको इसी लाइन के अलोंग नहीं भेज करके थोड़ा ऊपर से प्रोजेक्ट किया है। उससे क्या होगा, उससे इसके कारण जो फोर्स लगेगा इसको ऐसे इस तरह से, उस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी घटा रहा होगा लेकिन दूसरा इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। तो अभी स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रहा होगा, अभी कर्व पाथ में जाएगा ऐसे इस तरह से। अब जब ये कर्व पाथ में जा रहा है ऐसे, क्यों जा रहा है कर्व पाथ में, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है जो वेलोसिटी को घटा रहा है, ये है वेलोसिटी अगर, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ है जो वेलोसिटी घटा रहा है और दूसरा कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसलिए जब भी इनके बीच की मिनिमम सेपरेशन आएगी, जैसे ये सेपरेशन इनके बीच की मिनिमम है, तो मिनिमम सेपरेशन की क्या विशेषता रहेगी कि उस वक्त जो वेलोसिटी है, क्योंकि दो वेलोसिटी हैं इस फोर्स के अपोजिट और फोर्स के परपेंडिकुलर, तो एक वेलोसिटी इसकी हमेशा बची रहेगी। तो किस इंस्टेंट पर इनके बीच की सेपरेशन मिनिमम आएगी, वो तब होगा जब वेलोसिटी का, जैसे मान लो इसको मैं v1 नाम दूं, तो इस वेलोसिटी v1 का इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा। जब तक इस वेलोसिटी का लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कंपोनेंट होगा तब तक वो इसकी सेपरेशन को कम करता जाएगा और फिर इसके बाद इसकी सेपरेशन को बढ़ाता जाएगा। लेकिन जब ये मिनिमम सेपरेशन आएगी, तो मिनिमम सेपरेशन जिस वक्त आ रही होगी उस वक्त क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही बचेगा केवल। अब क्या है इस सवाल में और प्रीवियस सवाल में नया यह है कि जब हमने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसको वेलोसिटी दी थी तो मिनिमम सेपरेशन तब आई थी तब उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो केवल एक ही वेरिएबल था अपने पास, उनके बीच की सेपरेशन माना आर। तो आर मिनिमम का नाम आर दें अगर अपन, तो अब की बार हमारे पास दो दो वेरिएबल हैं, एक तो ये आर मिनिमम वाला आर और एक ये v1। इसके लिए हमारे को दो इक्वेशन की जरूरत है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत है। कौन कौन सी दो इक्वेशन हम लगा सकते हैं? सवाल में प्लस क्यू जो चार्ज है ये फिक्स दिया हुआ है, यानी इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा एक्सटर्नल, जैसे हमने इसे कील से ठोका हुआ है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग रहा होगा। तो क्या हम इस अकेले पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, इसलिए इस पर अकेले पर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। क्या हम इन दोनों के सिस्टम पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? सिस्टम पर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इंटरनल हो जाएगा, लेकिन यहां जो फिक्स किया हुआ है इसका जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो वाला फोर्स तो लग ही रहा होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम या अकेले पर तो नहीं लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं अपन? एनर्जी कंजर्वेशन का विचार करें तो क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और इस दौरान यहां अगर कुछ हिंज वाला फोर्स लग भी रहा होगा तो उस हिंज के फोर्स का कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फिक्स है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस दौरान लग रहे हैं। इसलिए एक इक्वेशन जो हम लगा सकते हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन। इस सिस्टम पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें। और क्या लगा सकते हैं? मैं दूसरा वेरिएबल के लिए और कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? तो दूसरी इक्वेशन जो हम यूज करें वो क्या कर सकते हैं अपन? तो वो है दूसरी इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे सोचा अपन ने? ये देखो कि इस पर जो फोर्स एफ लग रहा है उसको पीछे बढ़ाएं तो वो यहीं से पास हो रहा है, तो इस फोर्स का इस चार्ज वाली पोजीशन के अबाउट टॉर्क कितना? जीरो। इस हिंज वाले फोर्स का टॉर्क कितना? जीरो। तो टॉर्क जो बन रहा है अबाउट दिस कैपिटल क्यू वो सिस्टम पर जीरो बन रहा है। इसलिए हम जो दूसरी इक्वेशन लगा सकते हैं वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट क्यू। क्यू के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये दो वेरिएबल है अपने पास, तो दो इक्वेशन का यूज करें तो पहले मैं लिख देता हूं एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बहुत दूर से भेजा है इसलिए जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी तो ये है कितनी? हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज का नाम है क्यू और उसके कारण जो है वो है के क्यू अपॉन आर मिनिमम, जिसको अपन ने आर का नाम दिया।
और दूसरी इक्वेशन क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर इज कांस्टेंट। तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर में देखो ये जो एम वी है ना, इसको आगे बढ़ाएं अगर अपन और यहां से परपेंडिकुलर डालें तो जो आर परपेंडिकुलर बनेगा ये वाला वो डी के बराबर बनेगा, वो डी हमको यहाँ दिया हुआ है। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल में लिखें तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, शुरू में जो आर परपेंडिकुलर है वो है डी और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है कितना यू, और बाद वाला लिखे अगर अपन, बाद वाला यानी यहाँ पे, तो कितना बनेगा इस वाली पोजीशन पर, ये हो गया एम इंटू वी वन और इंटू आर परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो गया आर, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो इन दो इक्वेशन दो वेरिएबल को हम सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा दिया हुआ है कि एक रेगुलर पॉलीगन है और इसमें से हम दो चार्ज को छोड़ रहे हैं, पहले एक और फिर दूसरा। ऐसा ही सवाल हमने थ्योरी के दौरान भी देखा था कि 8 चार्ज अगर फिक्स थे, पहले मैं 8 वाले समझा देता हूँ कि 8 चार्ज अगर फिक्स थे क्यूब पे, तो उसमें अगर अपन ने एक एक करके चार्ज को छोड़ा था, जैसे ये 8 चार्ज है इसके कॉर्नर पे और नंबरिंग दे दे अपन इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर अपन ने 1 वाले चार्ज को छोड़ा और वो इन्फाइनाइट पे गया तो इन्फाइनाइट पे पहुंचने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितनी टर्म आई थी, तो सिर्फ 1 पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, के इनिशियल 1, यू इनिशियल 1, के फाइनल 1 और यू फाइनल 1। तो 1 की जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो 0 और रिलीज किया इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0। तो जो 1 की यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है यानी क्या U12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये जो इसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी इनफाइनाइट पर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 1 जब इनफाइनाइट पे गया तो अपने साथ कितनी टर्म ले गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो ऑलरेडी 7 चार्ज यहाँ प्रेजेंट है वो 28 में से 60 टर्म वो ले गया। और फिर जब दूसरे नंबर वाला चार्ज छोड़ दिया मान लो अपन ने, अभी जब इनफाइनाइट पे जाएगा तो कितनी टर्म लेकर के जाएगा, तो फिर से इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो K2 इनिशियल, U2 इनिशियल, K2 फाइनल, U2 फाइनल। तो U2 में कितनी टर्म आ जाएगी, K2 फाइनल लिखें, K फाइनल 2, तो क्या बन जाएगा U2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। अब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये वाली, इसमें हमसे पूछा कि इनफाइनाइट पर इनकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, तो इनफाइनाइट पर इनकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस यानी K1 फाइनल माइनस K2 फाइनल लिखेंगे तो इसमें जो टर्म आ रही है इन्हें लिखें अगर आप, और इसमें जो टर्म आ रही है इसमें लिखें, तो इसमें एक टर्म का डिफरेंस है। कौन सी टर्म का डिफरेंस, U12 का। U12 टर्म इसमें क्यों नहीं आई, क्योंकि जब 2 को छोड़ा तो 1 इनफाइनाइट पे जा चुका था, इसलिए U12 के बराबर आया। अब ये रेगुलर पॉलीगन 8 साइड का होकर के जैसे 2020 साइड का है, अब 2020 साइड का है तो पहले चार्ज को जब हमने छोड़ा और वो इन्फाइनाइट पे गया तो उसमें 2019 टर्म्स रही होंगी, दूसरे चार्ज को छोड़ेंगे तो उसमें 2018 टर्म्स रही होंगी, और उन दोनों का इन्फाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे तो उसमें कौन सी एक टर्म का डिफरेंस होगा, अगेन U12। क्यों, क्योंकि जब 2 वाला गया तो 1 पहले ही जा चुका था, तो 2 वाले में U12 वाली टर्म नहीं थी, यानी Q1 Q2 अपॉन 1 और 2 के बीच की सेपरेशन, ये इनफाइनाइट पर पहले और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस रहा। इस दौरान हमें इस बात की जरूरत नहीं पड़ी कि वो कितनी साइड का रेगुलर पॉलीगन है, 8 का या 2014 का या 2015 का या 2020 का। 2020 का है, पहला गया इनफाइनाइट पर तो जो टर्म लेके गया वो 2019, दूसरा गया तो 2018, उन दोनों की टर्म का डिफरेंस जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो U12 के बराबर। इसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 3x + 4y, और जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा उस वक्त हमें इसकी स्पीड बतानी है, और इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3.2 दिया हुआ है। तो x एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट जो है उसका नाम x0 बोल दो या x बोल दो, वो x प्लस में है कि माइनस में हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जरूर पता है कि जब भी वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा, चाहे इधर होता तो भी y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ हो तो भी y कोऑर्डिनेट 0। तो इस पर पहले तो हम फोर्स निकाल लें, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है तो इससे हम पोटेंशियल एनर्जी पर जा सकते हैं। U बराबर Q इंटू वी, Q चार्ज 1 कूलाम दिया हुआ है, V दिया हुआ है 3x + 4y, और इससे अपन फोर्स की वैल्यू निकालें तो F बराबर -∂U/∂x i कैप और -∂U/∂y j कैप, इससे अपने को फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो यहां से कितना बन गया फोर्स का वैल्यू, F बराबर हो गया अपने पास -3i कैप, ∂U/∂x कितना बनेगा 3, ∂U/∂y कितना बनेगा 4, तो ये हो गया -4j कैप। फोर्स को लिख सकते हैं अपन मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, और मास की जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को 10 kg, तो ये हो गया अपने पास
10 इंटू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर की जो वैल्यू है अपने पास वो आ गया कितना, -0.3 आई कैप और -0.4 जे कैप। ये जो एक्सेलरेशन आया है उसमें ये एक्स वाला एक्सेलरेशन इधर की तरफ माइनस में आया है, वाई वाला एक्सेलरेशन इधर की तरफ। अब अपन कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं यहां पर, तो देखो हमें यहां पर वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, ये 3.2 है और ये 0 है, एक्स वाला अभी नहीं पता है, तो वाई वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लगा सकते हैं अपन। तो अगर हमें निकालना है, जैसे अभी तो हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए तो हम सीधा ही ये यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहां से यहां तक के दौरान जो है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखना चाहें, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी जैसे अपने को, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2ay इंटू एस वाई। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स एक्सिस को जब ये पार करेगा तो उस वक्त की हमें स्पीड बतानी है। तो पहले अपन ऐसा करते हैं कि टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें कि टाइम कितना लगेगा इसको, तो एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो देखो एस वाई को क्या लिखेंगे, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, क्या बना, वाई फाइनल 0, वाई इनिशियल 3.2, तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल यानी 0 माइनस 3.2, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी 0 रिलीज किया है, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0.4, तो हाफ ए वाई यानी -0.4 और इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस कैंसिल हो गया और पॉइंट कैंसिल हो गया, और ये कितना 8 और 2 16, और टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, तो टी बराबर 4 सेकंड आ गया। अब अगर हमें निकालना है स्पीड, सिर्फ स्पीड निकालना है, तो ये वाला यूज कर ले, v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u0 है, और a का मैग्नीट्यूड कितना बन गया यहाँ से, a का मैग्नीट्यूड बन गया यहाँ से 0.5, तो a का मैग्नीट्यूड यहाँ डाल दो 5.5, और t बराबर कितना 4, तो स्पीड कितनी हो गई इसकी, ये हो गई अपने पास 2 मीटर पर सेकंड, है ना, इसकी स्पीड निकाल ली। इसके अलावा और भी कुछ निकालना होता हमको, जैसे पूछा नहीं है तो क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन में क्वेश्चन लगा देते, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो उससे अपने को एक्स फाइनल यानी एक्स अननोन और एक्स इनिशियल 2 और यू एक्स 0 और हाफ ए एक्स और इंटू टी स्क्वायर से एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, सिर्फ एक्स वाली वेलोसिटी निकाल सकते थे, बाकी चीजें भी हम पता लगा सकते थे। क्लोज सरफेस गिवन है और इसमें से कुछ फ्लक्स आ रहा है कुछ जा रहा है, एसआई यूनिट में दिया हुआ है ये फ्लक्स 20 जा रहा है, 30 जा रहा है, 10 जा रहा है और 15 आ रहा है, और हमसे पूछा है फाइंड द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, इस सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज हुआ। तो सरफेस से चार्ज जो एनक्लोज हुआ वो कितना है, तो वो हमें लिखना है अगर, तो फ्लक्स फाई नेट बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, फाई आउट माइनस फाई इन बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो जाने वाला फ्लक्स कितना है, ये है 30, 10, 40 और 20 60, तो फाई आउट तो हो गया 60, आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। ये फाई नेट मतलब साइन हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, फाई इन का माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ पर अपन इसमें 15 के आगे जो माइनस लगा रहे हैं वो साइन यहाँ लिख दिया अपन ने, ये इनकमिंग का नेगेटिव और आउटगोइंग का पॉजिटिव। तो नेट फ्लक्स कितना बच गया 45 बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो कितना फ्लक्स आया, कितना चार्ज एनक्लोज आया, 45 एप्सिलॉन 0। दिस इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल में एक क्यूब है जिसकी साइड 1 मीटर है क्यूब, और ओरिजिन हमने इसका एक कॉर्नर ले लिया है 0 0 0। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन वाली पोजीशन हो गई, और ये कुछ पार्ट्स है अलग अलग, इसमें हमें बताना है फाइंड नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। क्यूब में कितना नेट चार्ज एनक्लोज्ड है, तो वो अपन फाई नेट लिखकर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 से बता सकते हैं। अभी पिछले एग्जांपल में जब हमने लिखा फाई नेट, तो उसमें तो क्या है कि हमें फाई आउट और फाई इन दिया हुआ था, उससे अपन ने फाई नेट लिख दिया। अब की बार जो हमें फाई नेट लिखना है उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई वेक्टर, तो ई वेक्टर का फंक्शन दिया हुआ है हमको, ये अलग अलग सवाल हैं 6 पार्ट, तो जो अलग अलग ई वेक्टर का फंक्शन दिया हुआ है इन सभी में हमें समेशन क्यू इन पता लगाना है। समेशन क्यू इन अगर हमें इनमें पता लगाना है तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं 5 आई कैप। तो इसमें देखो आप बताओ कि कितना समेशन क्यू इन बनेगा, इसमें चार्ज एनक्लोज कितना बनेगा। 5 आई कैप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 ऐसा यूनिट में, और डायरेक्शन उसकी आई कैप
यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी ऐसे इस तरह से 5 आई कैप, यानी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे इस वाले डायरेक्शन में। 5 इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसकी आई कैप। तो हमें इसमें नेट चार्ज एनक्लोज की वैल्यू पता लगानी है। यहां बनाना चाहे तो यहां बना सकते हैं 5 आई कैप, सभी जगह है ये 5 आई कैप, यानी इसमें कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसी क्वेश्चन बना के दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो इस तरह से 5 आई कैप। तो समेशन क्यू इन कैसे लिखेंगे अपन? समेशन क्यू इन अगर हमें लिखना है तो समेशन क्यू इन इज इक्वल टू ई का फंक्शन जब दिया हुआ है तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन, और इससे हम बता सकते हैं समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो यानी फाइंड नेट बराबर ई डॉट डीएस। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है 5 आई कैप वैल्यू का। अब देखो ये जो क्यूब है, जैसे ये तो क्यूबॉइड जैसा है लेकिन क्यूब मान लो इसको ऐसे, तो इसमें 5 आई कैप यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है ऐसे और इधर से बाहर निकल रहा है। अब देखो इस सरफेस का जो एरिया है वो किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है? 5 आई कैप यानी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ई और एरिया के बीच का जो एंगल है वो कितना बना? 90 डिग्री। तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर इस वाली सरफेस के लिए कितना हो गया? 0, और इस वाली सरफेस के लिए कितना हो गया? 0, और इस वाली सरफेस के लिए कितना हो गया? 0, इसके लिए कितना हो गया? 0, क्योंकि इन चारों के लिए ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और अब बचे दो सरफेस, ये वाला और ये वाला। अब 5 आई कैप ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, यहां पर ई की डायरेक्शन इधर की तरफ है और यहां पर ई की डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर किधर की तरफ लेते हैं अपन? प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे ये सरफेस है तो इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन किधर बनेगी? ये ऐसे ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, आउटवर्ड्स। यहां पे इसमें ये आउटवर्ड्स, यहां पर इसमें ये आउटवर्ड्स, इस तरह से आउटवर्ड्स डायरेक्शन इस तरह से ले रहे होते हैं। ये है आउटवर्ड्स डायरेक्शन। तो अब ये वाला जो एरिया है इसकी डायरेक्शन बनी इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आया था अंदर की तरफ, तो यहां ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। तो यहां का जो फ्लक्स है वो नेगेटिव हो गया। तो फ्लक्स कितना हो गया? 5 × 1 5, और ई और ए के बीच का एंगल 180 डिग्री, या इनकमिंग फ्लक्स है तो नेगेटिव, इसलिए -5, और यहां से आउटगोइंग फ्लक्स 5 आई कैप, और एरिया 1 × 1 1, और डायरेक्शन वाई जेड प्लेन है तो आई कैप, तो 1 आई कैप 5 आई कैप डॉट 1 आई कैप यानी +5, डायरेक्टली बोल सकते थे। आउटगोइंग फ्लक्स यानी पॉजिटिव यानी +5, तो इनकमिंग फ्लक्स -5, आउटगोइंग फ्लक्स +5, तो टोटल मिलाकर के जो नेट फ्लक्स है वो कितना हो गया? 0। तो इस वाले केस के लिए जो आंसर है वो 0 हो गया। आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि देखो 5 आई कैप वाली लाइन बनाए ना अगर अपन यहाँ पे, तो 5 आई कैप वाली लाइन बनाए तो ये जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी जा रही हैं, इसलिए नेट फ्लक्स 0 हो गया। इस कारण से नेट फ्लक्स 0 होने से समेशन क्यू इन 0 हो गया। अब आप 3 कैप का डायरेक्टली बता सकते हैं। 3 कैप माना ऐसे ऊपर की तरफ। अब क्या है कि ये जैसे इस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो 4 एरिया हैं उनके लिए तो एंगल 90 हो गया, और जो 2 बचे हैं उनमें एक के लिए 0 डिग्री एंगल हुआ, एक के लिए 180 डिग्री एंगल हुआ। डायरेक्टली बोलना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स बना दें, तो चूंकि 3 कैप सब जगह वैल्यू है 3, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना आउटगोइंग फ्लक्स है, तो नेट चार्ज समेशन क्यू इन 0 हो गया। इसमें आप समझ ही गए, इन दोनों का समेशन यानी टोटल मिलाकर 0 हो गया। अब ये वाला देखते हैं 2x आई कैप। 2x आई कैप वाले केस में कितना बनेगा? फ्लक्स की वैल्यू लिखना चाहें अगर अपन, तो आई कैप वाली डायरेक्शन है, इस कारण से इसके जो एरिया हैं 6 एरिया की डायरेक्शन अलग अलग, उन 6 एरिया में से 4 एरिया जो हैं वो तो जे कैप और के कैप में है, इसलिए उनका ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर तो 0 हो जाएगा। 2 बचे रहेगा जिनका आई कैप वाली डायरेक्शन में है। अब जिनका आई कैप वाली डायरेक्शन में है, सरफेस वाइज देखें अगर अपन, तो एक ये वाला पोजीशन और एक ये वाला पोजीशन, इन दोनों का आई कैप में है, इनका जे कैप में और इनका के कैप में है। तो ये जो 2 बचे हैं आई कैप में, उसमें से अब इस वाले का देखते हैं, जो इनकमिंग फ्लक्स बना रहा है उसका देखते हैं। तो जो इनकमिंग फ्लक्स बना रहा है ना यहां पर ऐसे इनकमिंग फ्लक्स, उसके लिए देखो इस वाली पोजीशन का, ये जो सरफेस बना है इसका, ये वाला सरफेस, बताओ इस सरफेस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? ये वाला सरफेस, ये वाला, इस सरफेस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? तो ये ओरिजिन है 0 0। अब ये वाई जेड प्लेन है, तभी तो इसका एरिया आई के वाली डायरेक्शन में हुआ। तो अगर ये वाई जेड प्लेन है, ये 0 0 है, तो इस पूरे प्लेन का वाई जेड प्लेन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। तो यानी इस वाले प्लेन का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई जेड प्लेन है ना, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 0।
अब x बराबर 0 अगर आप यहाँ डालोगे x बराबर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गया, तो E वेक्टर डॉट एस वेक्टर 0 हो गया, तो E वेक्टर डॉट एस वेक्टर इनकमिंग वाली पोजीशन पर 0 हो गया। इसमें नहीं हुआ था क्योंकि कांस्टेंट था, यहाँ कोई x था नहीं और यहाँ x है, इसलिए x बराबर 0 पर वो वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ वाली पोजीशन की बात करें, यानी इस वाले सरफेस वाली पोजीशन की बात करें, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना है 1, तो x इक्वल टू 1 डाल दो इसमें, तो इस जगह का बीच में सब जगह x के साथ साथ वैल्यू बदल रही है, लेकिन बीच में जो अलग अलग जगह वैल्यू बदल रही है यहाँ या यहाँ, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो इनकमिंग फ्लक्स में इंटरेस्ट है, हमें आउटगोइंग फ्लक्स में इंटरेस्ट है। इसलिए हमने x की जगह 1 डाल दिया, x की जगह 1 डाला तो यहां से कितना बन गया, ये इस जगह पर 2i कैप और एरिया कितना 1i कैप। आउटगोइंग फ्लक्स इसलिए पॉजिटिव आ गया, अपने आप भी आया 5i कैप इंटू 1i कैप, क्योंकि आउटवर्ड वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो 5 इंटू 1 यानी कितना बन गया 5, तो ये बन गया 5 और ये वाली वैल्यू और एप्सिलॉन 0 इधर चला गया तो कितना, ये 2x का i कैप है, तो 2i कैप इंटू 1i कैप यानी कितना 2 एप्सिलॉन 0। और इस वाले केस में अब कितना बन जाएगा, डायरेक्टली ऐसे सिमेट्री से बोल सकते हो, ये वाला कितना हो जाएगा 3 एप्सिलॉन 0 और ये वाला 2 एप्सिलॉन 0 प्लस 3 एप्सिलॉन 0 यानी कितना हो गया 5 एप्सिलॉन 0। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना कि कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ हो हमको, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एस में उस ई की मदद से ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं फाइनाइट की, और फाइनाइट की वैल्यू निकालकर उसको समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सवाल है ये वाला, इसमें हमने क्या किया कि इनकमिंग फ्लक्स वाली पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, आउटगोइंग फ्लक्स वाली पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, ई डॉट डी एस की वैल्यू लिखी और उससे हमें नेट फ्लक्स का पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ये वाला, और एक क्यूब है जिसकी साइड ए है और इस तरह से रखा हुआ है ताकि इस क्यूब का जो ये कॉर्नर वाली साइड है, ये वाली साइड ये वायर वाली पोजीशन से गुजर रही है। तो हमें पता लगाना है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब में से फ्लक्स कितना जाएगा और हर एक सरफेस से कितना जाएगा। तो हमने जो फ्लक्स निकालना है इसमें से उसके लिए जैसे भी अपन ने एक सवाल किया था कि एक स्फेरिकल पॉइंट चार्ज इसके कॉर्नर पर रखा था, तो हमने अंदर कितना चार्ज आया वो निकाला था Q/8। वो निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया था अपन ने कि वैसे अपन ने 8 क्यूब ले लिए थे ताकि जो कॉर्नर है वो बड़े क्यूब का सेंटर बन जाए, तो हर एक के हिस्से में 1/8 चार्ज आ गया था। ऐसे ही यहां पर इस वाले क्यूब के अंदर कितना चार्ज आएगा ये पता लगाया अपन कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज बनेगा। तो उसके लिए क्या करें अपन, सबसे बड़ा तरीका ये है कि एक क्यूब तो यहां रखा हुआ है इसे ये वाला, और यहां ये वायर है, तो ऐसे 3 क्यूब और रख दें अपन, तो टोटल 4 क्यूब हो जाएंगे, और ये वाला जो वायर है वो चारों क्यूब के सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हर एक क्यूब के हिस्से में वायर का कितना पोर्शन आ जाएगा, तो हर एक क्यूब के हिस्से में वायर का जो पोर्शन आएगा वो आएगा ये एल लेंथ वाला। तो इसका मतलब ये पोर्शन कितना बना यहां से यहां तक का, ये वाला ये बन गया लेमडा एल, तो ये लेंथ हो गया लेमडा एल। अब उसमें से ये जो चार्ज बना टोटल मिलाकर वो है लेमडा एल, उसमें से इसके हिस्से में कितना है, तो हमने क्या किया, ये वायर था तो ऐसे यहाँ 4 क्यूब रख दिए, तो हर क्यूब के हिस्से में जो फ्लक्स चार्ज बना चार्ज वो कितना बन गया, वो बन गया लेमडा एल अपॉन 4। ये एक क्यूब के हिस्से का बना चार्ज समेशन क्यू इन, और अपॉन एप्सिलॉन 0 निकाल रहे, तो अपॉन एप्सिलॉन 0, तो जो फ्लक्स की वैल्यू बनी क्यूब में से वो कितनी बन गई, लेमडा एल अपॉन 4 एप्सिलॉन 0। फ्लक्स थ्रू क्यूब इज लेमडा एल अपॉन 4 एप्सिलॉन 0। अब ये तो आया क्यूब में से, लेकिन हमें निकालना है अब सेकेंड पार्ट थ्रू ईच सरफेस, हर एक सरफेस से निकालना। तो कैसे निकालें, तो जैसे ये क्यूब के कॉर्नर वाली पोजीशन हो गई ये वाली, अब इसमें से क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसका जो एरिया है वो इस तरह से, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसका जो एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे। तो 4 सरफेस ऐसी हो गई, एक ये वाली जिनमें ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, एक ये वाली, एक ये इधर वाली, 1 2 तीसरी ये वाली, और चौथी कौन सी, नीचे वाली ये वाली। इन चारों में क्या बना है, इन चारों में ये वायर था ऐसे, तो यहां इस वाली सरफेस के लिए, क्यूब की इस वाली सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, इस वाली सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, एंगल 90 डिग्री। ये ऊपर वाली सरफेस के लिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऊपर की तरफ, और ऐसे ही नीचे वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे,
एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। तो चारों के लिए ई और एस के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए 4 में से फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स थ्रू 4 सरफेसेस, 4 सरफेस में से फ्लक्स जो है वो कितना हो गया 4 सरफेस में से 0। अब जो दो बची है, दो जो बची है वो कौन सी, एक ये वाली और एक ये पीछे वाली। ये जो दो बची है, ये यहाँ था ये वाला, तो एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, ये जो दो बची हैं इनमें से कितना, तो दोनों सिमेट्रिकल हैं तो दोनों में से बराबर बराबर चला जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स था उसका हाफ, तो रिमेनिंग 2 बचे हुए दो में से, रिमेनिंग 2 में कितना आ जाएगा लेमडा एल अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। ये बचे हुए दो में से फ्लक्स हो गया। तो कैसे निकाला अपन ने आंसर, ये जो वायर था इसमें एक क्यूब उन्होंने रखा था, 3 हमने और रख दिए तो सिमेट्रिकल हो गया ये वायर। तो 4 क्यूब, 2 इधर की तरफ, और हर एक हिस्से में आ गया 1/4 पार्ट, तो लेमडा एल बाई 4 एप्सिलॉन 0। फिर उसके बाद 4 एरिया ऐसे थे इसमें से जिनमें ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री था, उनमें फ्लक्स 0 हो गया, और जो दो बचे थे उनमें सिमेट्री से आधा आधा, तो इसका हाफ। इस तरह से इसका आंसर हुआ। अब गाउस थ्योरम का यूज किस तरह का और कर सकते हैं अपन, गाउस नियम की मदद से हम सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो किस तरह से कर रहे होंगे अपन, तो क्या है गाउस का नियम, फाइन नेट बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमें इसमें से ई की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू। अब ई की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करें, ई की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें इस तरह की गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी ताकि हम हर एक पोजीशन पर ई और डीएस के बीच का एंगल जानते हों। जैसे हमें पॉइंट चार्ज के कारण कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आर डिस्टेंस पर अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो इस पॉइंट को जहां हमें कैलकुलेशन करनी है उसको शामिल करते हुए हमें कोई ऐसी गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। गाउसियन सरफेस माना क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, ऐसी गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी ताकि ये पॉइंट उस सरफेस पर आए, साथ में उस सरफेस पर उस पोजीशन पर ई और डीएस के बीच का एंगल जो है वो हमें पता हो। तो क्योंकि 3 वेरिएबल है यहां पर, अब 3 वेरिएबल हैं ई डीएस कोस थीटा, तो अगर हमें ई की कैलकुलेशन करनी है तो हमें डीएस और कोस थीटा पता चलना चाहिए। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से गाउसियन सरफेस बनानी रहेगी ताकि हमें उस सरफेस के हर पोजीशन पर, हर एक पोजीशन पर ई और डीएस के बीच का एंगल पता हो। अब ई और डीएस के बीच का एंगल पता होगा तो ये कोस थीटा हमें पता लग जाएगा। अब क्या बचा रहेगा अपने पास, ई इंटू डीएस। पता लगने का मतलब ये नहीं है कि थीटा 0 डिग्री आए, कोस 0, हालांकि पॉइंट चार्ज में 0 डिग्री आएगा लेकिन और भी एंगल आ रहे हो सकते हैं, बस हमें पता होना जरूरी है। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए पी पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है तो पी को शामिल करते हुए हमने एक स्फीयर बना दिया। स्फीयर इस तरह से बनाया ताकि क्यू जो है वो इसके सेंटर पर आए। उससे क्या हुआ, उससे यहाँ ई की डायरेक्शन और डीएस की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो हमें पता चल गया कोस 0। यहाँ पर भी ई और डीएस के बीच का एंगल कोस 0, यहाँ पर भी ई और डीएस के बीच का एंगल कोस 0। तो कोस थीटा की वैल्यू पता चल जाए। ये तो मैं पॉइंट चार्ज के लिए बोल रहा हूँ, बाकी किसी भी और चीज के लिए जो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर, इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, इनके लिए हमें कोस थीटा की वैल्यू पता होना जरूरी है। उससे क्या है, क्योंकि जैसे एक्स वाई जेड बराबर 10 दिया हुआ है, अब एक्स वाई जेड बराबर 10 अगर हमें दिया हुआ है और अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें वाई और जेड की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो ऐसे ही हमने पहले तो इस तरह से गाउसियन सरफेस बनाएंगे ताकि ई और डीएस के बीच का एंगल हमें पता रहे। उसके बाद वो जो गाउसियन सरफेस हम बनाएंगे वो उस चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होनी चाहिए। क्यों, ताकि उसकी हर पोजीशन पर ई एक जैसा हो और ई इंटीग्रेशन के बाहर आ सके। अब अगर ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हमें इंटीग्रल डीएस की वैल्यू लिखनी रहेगी। अब अगर अपने सिमेट्रिकल सरफेस ली है, जैसे यहां पर हमने स्फीयर लिया है, तो सिमेट्रिकल सरफेस अगर हमने ली है तो उस इंटीग्रल डीएस की वैल्यू हमें पता रहेगी। जैसे यहाँ वाले केस के लिए वो 4πr² बनेगी, तो उससे हम ई की कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ई की कैलकुलेशन हम किसके लिए कर पाएंगे, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके लिए हमें डीएस और कोस थीटा की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो जैसे इस पॉइंट चार्ज के लिए करनी है अपने को, तो इस डीएस की जगह यहाँ क्या डाल देंगे 4πr²,
तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर समेशन क्यू इन की वैल्यू क्यू, और फिर जो 4 पाई आर स्क्वायर बना उसको नीचे भेज देंगे तो इससे हमें ई की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस तरह से हम सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे तो ई की कैलकुलेशन पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इनके लिए हमने कर दी है। यहाँ दो नए देखेंगे अपन, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, जिनके लिए हम इसकी मदद से ई की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन स्कूल में, बोर्ड में स्पेशली, बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ, बोर्ड में स्पेशली यही लिखा आता है कि आप गाउस के नियम से प्रूव करके बताइए। जैसे होलो स्फीयर का हमने तब डेरिवेशन नहीं किया, लेकिन सॉलिड स्फीयर का किया था। लेकिन सॉलिड स्फीयर के लिए भी ऐसा लिखा आएगा कि डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सॉलिड स्फीयर बाय द हेल्प ऑफ गाउसियन थ्योरम या गाउस लॉ। तो वहां में इसकी मदद से आंसर निकालना रहेगा, स्पेशली 12th क्लास के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें अपन सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने क्या किया कि जिस पॉइंट p पर आंसर निकालना उसको शामिल करते हुए हमने एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाई, यानी गाउसियन सरफेस बनाई, और इस तरह से बनाई ताकि ये जो चार्ज q है वो इस स्फीयर के सेंटर पर बने। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए जो सिमेट्री बनेगी, सिमेट्रिकल सरफेस, वो एक स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी। तो उससे क्या होगा कि उससे हम हर पोजीशन पर E और DS के बीच का एंगल बता सकते हैं। तो हर एक पोजीशन पर E और DS के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। अब हर एक पोजीशन पर E और DS के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ डालें EDS कोस थीटा में EDS कोस 0। अब यहां से बन गया अपने पास EDS कोस 0 बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। और इसमें से अब हम कैसा बोल सकते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ E सेम होगा। हाँ, क्योंकि सब पॉइंट इस पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, इस कारण से E इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा रहेगा? इंटीग्रल DS बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। और इंटीग्रल DS की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। और फिर इस 4 पाई को नीचे भेज दें तो कितना हो गया? E बराबर Q, और 4 पाई नीचे गया तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कितना बन गया? KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई अपने पास पॉइंट चार्ज के लिए। ऐसे हम होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहें तो मैंने पॉइंट चार्ज वाली लाइन मिटाई नहीं है, वैसे की वैसे यूज करने वाले हैं अभी अपन। तो होलो स्फीयर के लिए ई की कैलकुलेशन करने के लिए पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की गाउसियन सरफेस लें, सिमेट्री किस तरह की सरफेस के लिए रहेगी। तो हम आंसर निकालने के दौरान इस दौरान प्रीवियस डायरेक्शन या फील्ड की वैल्यू का यूज नहीं करना चाह रहे हैं। यानी हमने ऑलरेडी जैसे होलो स्फीयर का आंसर निकाला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसका नहीं यूज करना चाह रहे क्योंकि डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आई थी। हम खुद पता लगाना चाहें अगर, तो किस तरह से पता लगा सकते हैं? देखो, जैसे एक होलो स्फीयर है और हमें इसी कारण यहाँ इस वाले पॉइंट पर ही पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी। तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ एक रिंग मानी है इसे, तो ये जो रिंग है, इस रिंग के लिए ये जो पॉइंट है ये वाला, वो कहाँ पर लाई कर रहा है? उसके एक्सिस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? अलोंग द एक्सिस ऐसे, इस तरह से। और ये वाली जो रिंग है इसके लिए भी ऐसे, ये वाली जो रिंग है इसके लिए भी ऐसे। इन सभी रिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऐसे इस तरह से आ रही है। और कोई पॉइंट लेना है, जैसे आपको ये स्फीयर है, यहाँ वाले पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी है तो यू रिंग ले लेंगे ऐसे इस तरह से। और इन सभी रिंग के लिए यहाँ पर जो डायरेक्शन है इस वाले पॉइंट पर वो ऐसे आ रही है इस तरह से, यानी सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि रिंग का तो हमने डिराइव किया है इसलिए वो वाला आंसर हम यूज कर सकते हैं। होलो स्फीयर का हमने डिराइव नहीं किया था इसलिए हम उसका आंसर यूज नहीं कर रहे हैं। तो होलो स्फीयर के लिए किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन हम देख सकते हैं, रिंग मान करके जब हमने देखा तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और पीछे बढ़ाने पर सेंटर की तरफ पास होते हुए वाली पोजीशन की तरह से, जैसे पीछे बढ़ाने पर सेंटर से पास हो रहा हो ऐसे इस तरह से। ये तो डायरेक्शन हमने पता लगा ली। अब डायरेक्शन चूंकि रेडियल वाली डायरेक्शन में आगे रेडियल आउटवर्ड, इसलिए अगर अपन सरफेस गाउसियन सरफेस स्फीयर लेते हैं अगर, तो स्फीयर में जो डीएस की डायरेक्शन बनेगी वो भी रेडियली आउटवर्ड, ई जो है वो भी रेडियली आउटवर्ड। तो ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो हमने क्या किया, हमने ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के लिए हमें पी पॉइंट पर जैसे कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जिस पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी होती है हमको, तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट को शामिल करते हुए एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस यानी गाउसियन सरफेस बनाते हैं। तो उस पॉइंट को शामिल करते हुए हमने गाउसियन सरफेस बनाई और वो हमने यहाँ पता लगाया कि वो हम
होलो स्फीयर बना ले। तो होलो स्फीयर बना लिया। अब यहाँ पर ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो गया, तो ई डीएस कोस 0। ई सिमेट्री से हर जगह एक जैसा होगा, क्योंकि ये पॉइंट जैसा स्फीयर के लिए है वैसा ही ये वाला पॉइंट पूरे स्फीयर के लिए, कुछ पॉइंट पास में तो कुछ दूर में, तो ऐसे इस वाले के लिए कुछ पास में तो कुछ दूर में। तो ई जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रल डीएस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बन गया और समेशन क्यू इन क्यू बन गया, तो ई की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने गाउस के नियम से डिराइव किया। स्कूल में अगर आएगा कि गाउस के नियम से डिराइव करो तो हम इस तरह से डिराइव करके बताएंगे होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर वाले पॉइंट्स के लिए। अब आर लेस देन आर यानी अंदर वाली पोजीशन की बात करें अगर अपन, तो अंदर वाले यानी इस पॉइंट पर आंसर निकालना है जैसे अपने को, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि ई डॉट डी एस में अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो वो किधर की तरफ होगी, क्योंकि ई और डी एस के बीच का एंगल भी हमें लिखना रहेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि खूब सारी रिंग्स मान सकते हैं। तो खूब सारी रिंग माने, जैसे रिंग मानी अपन ने, तो जैसे बाहर वाले पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड आई थी ऐसे अलोंग द एक्सिस, ऐसे यहाँ वाले पॉइंट पर ये जो रिंग बनेगी यहाँ पर ऐसे, उस रिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इसी लाइन के अलोंग यानी रेडियल वाली डायरेक्शन में। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल वाली डायरेक्शन में ही रहा होगा, क्योंकि जितनी भी रिंग बनाओ, जैसे ये रिंग बना दी यहाँ पर, ये रिंग बना दी यहाँ पर, जैसे यहाँ बना देता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पर आंसर निकाल रहे हो तो ये रिंग बना दी यहाँ पर, तो इसके लिए डायरेक्शन ऐसे, ये रिंग बना दी यहाँ पर, तो इसके लिए डायरेक्शन ऐसे। तो इस तरह से डायरेक्शन जो आ रही है इन रिंग्स के लिए वो रेडियल वाली डायरेक्शन में ही आ रही है। कुछ रिंग इधर की तरफ होंगी तो उनके कारण डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, तो उन दोनों का मिलाकर के नेट हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है 0 हो जाए। तो अभी अपन कोई एक डायरेक्शन मान लेते हैं, 0 ना होगा तो अपने आप ही सोल्व करने पर आ जाएगा वो। और हमने ई की डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में इस तरह से मान ली। अब हमें पता लग गया कि यहाँ ई रेडियल डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट जहां हम आर लेस देन इक्वल टू आर पर आंसर निकालना चाहते हैं, यहाँ से इक्वलिटी रह देते हैं, आर लेस देन आर पर हम आंसर निकालना चाहते हैं, तो जिस पॉइंट पर हम आंसर निकालना चाहते हैं उसको शामिल करते हुए हमने एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाई, यानी गाउसियन सरफेस बनाई। अब इस वाले पॉइंट पर जो ई है उसकी डायरेक्शन ऐसे, और इस वाले पॉइंट पर जो डीएस की डायरेक्शन है वो ऐसे, तो ई और डीएस के बीच का जो एंगल है इस वाली पोजीशन पर वो कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ई डीएस ई डॉट डीएस में वैल्यू डालें अगर अपन आर लेस देन आर वाली पोजीशन के लिए, तो क्या डाल सकते हैं यहाँ से, ई डीएस और कोस 0। अच्छा देखो समेशन क्वीन की वैल्यू कितनी आई, जो भी चार्ज है ना इसका वो सारा का सारा कहां पर है चार्ज, वो सारा का सारा सरफेस पर है। अब सारा चार्ज सरफेस पर है तो समेशन क्वीन की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाले गाउसियन सरफेस सारा बाहर है तो इसके अंदर कितना चार्ज आया, अंदर इनसाइड समेशन क्वीन वाया 0, तो समेशन क्वीन की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 से 0 आ गया। अब क्या है कि समेशन क्वीन तो 0 आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ई 0 आने वाला है। एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 0 हो तो जरूरी थोड़ी एक्स 0 हो सकता है वाई 0 हो सकता है जेड 0 हो। तो हमें प्रूव करना रहेगा कि अगर एक्स 0 आना है तो वाई और जेड तो 0 नहीं है। तो ऐसे ही ई डी एस कोस 0 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आई, क्योंकि समेशन क्वीन 0 आया, क्योंकि चार्ज सारा सरफेस पर है और ये है गाउसियन सरफेस अपने पास, तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड जो है वो 0 है, तो समेशन क्वीन की वैल्यू हमने 0 डाल दी। अब क्या है कि ई डी एस कोस थीटा में से हमने ये तो बता दिया कि ये टर्म तो 0 नहीं है, कोस 0 तो 1 होता है, तो बचा ई डी एस। अब हम ये सब बोल सकते हैं क्या कि इन सभी पॉइंट पर ई की जो भी वैल्यू होगी सिमेट्री से वो सेम होगी। अब ई की जो भी वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो ई इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा रह गया, डीएस। तो अब इंटीग्रल डीएस की वैल्यू क्या बनी, अगर ये डीएस वेक्टर होता ना तो क्लोज सरफेस के लिए 0 बन जाता, पर ये तो जो है डीएस स्केलर है तो ये तो 0 नहीं बनेगा। तो कितना बनेगा, ये ई इंटू डीएस, डीएस की वैल्यू बन जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये 0 नहीं है। तो 3 शब्द थे ना, एक्स वाई जेड, इसमें से ना जेड 0 है ना वाई 0 है, तो जेड 0 होने के लिए क्या बचा, एक्स ही बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। तो होलो स्फीयर के अंदर वाली पोजीशन के लिए आर लेस देन आर वाली पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ गई, और बाहर वाली पोजीशन के लिए जो डेरिवेशन है वो पॉइंट चार्ज का और होलो स्फीयर का एक जैसा आया, और वैल्यू क्या आई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर के लिए भी ऐसा कैसे डेरिवेशन आएगा, बाहर वाले पॉइंट के लिए, पर अंदर वाले के लिए हमें समेशन क्वीन की कैलकुलेशन करनी रहेगी। कैसे करेंगे देखते हैं। ये था फॉर होलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड अब सॉलिड स्फीयर के कारण निकालें गाउस के नियम से, वैसे तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है हमको। सॉलिड स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसकी रेडियस आर है, अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सब नॉन कंडक्टर है। इस फ्लक्स के बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंडक्टर।
तो अभी तक हमने हर एक जगह हेडिंग या तो याद रख के डाली कि नॉन कंडक्टर है, नहीं डाली तो भी वो नॉन कंडक्टर रहा होगा, है ना। तो एक सॉलिड स्फीयर के कारण उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस जो आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर वाली पोजीशन है के लिए किसी पॉइंट पी पर हमको गाउस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। वो कैसे करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन? जिस पॉइंट पर हमें आंसर निकालना है उसको शामिल करते हुए हम एक गाउसियन सरफेस बनाए। लेकिन सबसे पहले हमें गाउसियन सरफेस कैसी होगी ये तो पता लगे। तो गाउसियन सरफेस पता लगाने के लिए हम क्या करें, हम एलिमेंट लेने का सोचें पहले कि क्या एलिमेंट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगे। प्रीवियस आंसर्स का हमें अगर यूज नहीं करना है और अभी के आंसर्स का ही यूज करना है, तो अभी हमने होलो स्फीयर के लिए निकाला कि होलो स्फीयर सेंटर पर रखे पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा होगा, और होलो स्फीयर का आंसर के लिए हमने रिंग का यूज किया और रिंग का डेरिवेशन हमने किया था, है ना। तो अब होलो स्फीयर के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर कारण किसी पॉइंट पर डायरेक्शन के लिए होलो स्फीयर एलिमेंट ले सकते हैं। तो इस होलो स्फीयर के लिए जो यहां पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आएगी रेडियली आउटवर्ड। इस वाले होलो स्फीयर के लिए जो यहाँ डायरेक्शन आएगी वो आएगी रेडियली आउटवर्ड। तो जितने भी होलो स्फीयर बनेंगे उन सब के लिए रेडियली आउटवर्ड। तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब उस पॉइंट पी को शामिल करते हुए जब हम क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाएंगे यानी गाउसियन सरफेस बनाएंगे वो एक स्फीयर बना सकते हैं। तो उस स्फीयर का सेंटर यहाँ इसी वाली सेंटर वाली पोजीशन पर, तो ये है अपने पास गाउसियन सरफेस और इस पर टोटल मिलाकर चार्ज क्यू रेडियस आर है। तो आर ग्रेटर देन आर के लिए डेरिवेशन मैंने पहले से इसलिए लिखा कि ये अभी जो पॉइंट चार्ज का था वो भी ये लाइन थी, होलो स्फीयर का था वो भी ये लाइन थी, बाहर वाले पॉइंट के लिए और सॉलिड स्फीयर जो है उसके लिए भी यही वाली लाइन है बाहर वाले के लिए। तो तीनों के लिए एक जैसी ही लाइनें हैं। तो बाहर वाले पॉइंट पर ई डॉट डी एस के बीच का जो एंगल है ई रेडियली आउटवर्ड, डी एस जो है वो भी पीछे बढ़ाने पर सेंटर से पास होता हुआ, तो ई और डी एस के बीच का एंगल 0 डिग्री। इसके अंदर अंदर जो समेशन क्यू न आया वो आ गया क्यू के बराबर, और जो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 बन गया, इंटीग्रल डी एस 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। तो ई की वैल्यू क्या आ गई बाहर वाले पॉइंट के लिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर वाली पोजीशन पर निकाले। होलो में तो अपन ने क्या है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर और आर लेस देन आर बोला था, लेकिन सॉलिड में इक्वालिटी दोनों तरफ लगा रहे हैं अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू आर एंड लेस देन इक्वल टू आर। अब अपन यहां किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना आते हैं। तो कैसे करेंगे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन? तो इसको शामिल करते हुए मैं क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाए गाउसियन सरफेस। हम समझ ही गए कि स्फीयर वाले केस में वो जो है होलो स्फीयर ही बन रही होगी। तो स्फीयर बना दिया अपन ने इस पी पॉइंट को शामिल करते हुए। इस पॉइंट पी पर आंसर निकालना आते हैं अपन अंदर वाली पोजीशन पर। अब देखो दो तरह के होलो स्फीयर होंगे, वो होलो स्फीयर जिनके लिए पी पॉइंट बाहर है, या मतलब समेशन क्वीन के लिए समेशन क्वीन इसके अंदर अंदर वाला जो भी चार्ज है वो तो समेशन क्वीन में आ रहा होगा, लेकिन जो बाहर वाला चार्ज है वो तो समेशन क्वीन में नहीं आ रहा होगा, केवल इतना पोर्शन समेशन क्वीन में आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन समेशन क्वीन में आ रहा होगा। तो हमें इस पोर्शन का चार्ज निकालना है कि ये कितना होगा। तो ई डी एस कोस थीटा से ई डी एस कोस 0 और समेशन क्वीन अपॉन एप्सिलॉन 0 में टोटल चार्ज क्यू जो है वो कितने वॉल्यूम में है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और हमें कितने वॉल्यूम का निकालना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया समेशन क्वीन अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहां से ई बाहर आ गया, इंटीग्रल डी एस कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो गया क्यू आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई कैंसिल होने के बाद कैपिटल आर क्यूब और इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, तो ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब यानी ई प्रोपोर्शनल टू आर। इस तरह से हमने आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की। गाउस के नियम से अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए कैलकुलेशन करें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की पी पॉइंट पर जैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले तो हम गाउसियन सरफेस कैसे बनाएंगे। गाउसियन सरफेस यानी हर पॉइंट पर हमें ई और डी एस के बीच का एंगल पता हो। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरह से होता है, रेडियली आउटवर्ड इस तरह, यहाँ पर इस तरह से, थोड़ा पॉइंट आगे पॉइंट पर देखें तो इस तरह से, और इधर की तरफ देखें तो इस तरह से। तो ये आर बाहर की तरफ। तो क्या कर सकते हैं अपन, किस तरह का गाउसियन सरफेस ले सकते हैं, एक होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा,
अगर होलो सिलेंडर लेंगे ना तो यहाँ पर जो ई की डायरेक्शन है वो इधर, और उस होलो सिलेंडर के उस पोजीशन पर जो डीएस बनेगा वो भी इधर, तो ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो हमें हर पोजीशन पर पता रहेगा। तो इस कारण से हमने जो गाउसियन सरफेस लिए वो कैसा लिया है, होलो सिलेंडर। तो जिस पॉइंट पी पर हमें आंसर निकालना है उसको शामिल करते हुए हमने एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस यानी गाउसियन सरफेस बनाई, एक होलो सिलेंडर, ऐसे इस तरह से। तो ये जो होलो सिलेंडर बनाया है अपन ने, और ये पॉइंट पी जहां पर हमें आंसर निकालना है, तो इस पॉइंट पर ई की डायरेक्शन निकालने, जैसे अपने को इस पॉइंट पर, तो ई की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और इसी कारण यहाँ डायरेक्शन निकालनी है। तो ऊपर अगर हम एक एलिमेंट लें तो उस एलिमेंट कारण ई की डायरेक्शन ऐसे बनी, और नीचे अगर एक एलिमेंट ले तो उसके कारण ई की डायरेक्शन ऐसे बनी। इन दोनों कारण ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया और नेट जो है ई इधर की तरफ आ गया। तो जब नेट ई इधर की तरफ आ गया, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमेशा नीचे एलिमेंट अवेलेबल रहेगा। तो अपन ने डायरेक्शन निकालने के लिए प्रीवियस आंसर का अगर आपको यूज नहीं करना है तो पॉइंट चार्ज वाले एलिमेंट लेकर के हमने ई नेट की डायरेक्शन निकाल ली। तो ई नेट इस तरह से आ गया यहां पर डायरेक्शन ई की, और यहां पर ई की डायरेक्शन इधर की तरफ आ गई, ई की डायरेक्शन, और यहां पर ई की डायरेक्शन इधर की तरफ आ गई। किसी पोजीशन पर ई की डायरेक्शन इस तरह से, ये ई की डायरेक्शन, और पॉइंट कोई सा भी लो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होने के कारण क्या होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कारण होने कारण पॉइंट कोई सा भी लो, ऊपर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग हमेशा नीचे एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये हो गई ई की डायरेक्शन। और डीएस की डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर डीएस की डायरेक्शन ऐसे, यहां पर डीएस की डायरेक्शन ऐसे, और यहां पर डीएस की डायरेक्शन ऐसे। तो ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो इन दो के लिए तो 90 है और इस वाले के लिए 0 डिग्री है। मान लो इस सरफेस को मैं फर्स्ट नाम दूं, इस वाले सरफेस को सेकंड नाम दे, और इस वाले सरफेस को थर्ड नाम दे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अब क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस में दो तरह के एंगल बन रहे हैं, इसलिए इसको अपन ओपन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दें। तो ओपन इंटीग्रल में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, ई डी एस कोस थीटा यानी कोस 0 फॉर फर्स्ट सरफेस, ये है फर्स्ट सरफेस, और फिर ओपन इंटीग्रल में बदल दिया अपन ने। और सेकंड और थर्ड सरफेस के लिए क्या, ई डी एस कोस 90, और ई डी एस कोस 90 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ऐसे थर्ड वाले के लिए भी ई डी एस कोस 90। तो इक्वल टू समेशन क्वीन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये टर्म 0 हो गई सेकंड वाली सरफेस के लिए, ये टर्म 0 हो गई थर्ड वाली सरफेस के लिए, तो ये वाली टर्म बची रह गई। और इन सब पॉइंट के लिए सिमेट्री से सेम, तो ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो क्या बचा रह गया, इंटीग्रल डीएस, ये और ये 0 हो गया, और इधर चल रहा है समेशन क्वीन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब जैसे अपन ने ये जो सरफेस ली है गाउसियन सरफेस, इसकी लेंथ अगर एल है तो इसके अंदर जो चार्ज आया है, ये वाली जो लेंथ आई है ये कितनी, लेमडा एल। तो समेशन क्वीन की वैल्यू कितनी हो गई, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। इंटीग्रल डीएस की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, इंटीग्रल डीएस बराबर 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एल से एल कैंसिल हो गया और ये नीचे की तरफ आ गया 2 पाई आर। तो कितना बन जाएगा यहां से, ये एल कैंसिल होने के बाद ई बराबर हो गया अपने पास लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 1 बाई आर। इसको ऐसा करें अपन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ऊपर आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा फिर के, तो बन गया 2 के लेमडा बाई आर। तो ई की वैल्यू आ गई 2 के लेमडा बाई आर। ये हमने क्या निकाला, गाउस के नियम की मदद से इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। ये हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए निकाला है। क्या फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हम गाउस के नियम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि फाइनाइट लेंथ के वायर में हर पॉइंट पर ई की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी नहीं आएगी, बीचों बीच वाले पॉइंट पर इधर आ जाएगी, इधर इधर की तरफ आएगी, इधर इधर की तरफ आएगी। तो फिर हम किस तरह से, जैसे वायर है फाइनाइट लेंथ का ऐसे, तो यहां पर ऐसे आई, यहां पर ऐसे आई, यहां पर ऐसे आई, तो फिर हम किस तरह से गाउसियन सरफेस बनाएंगे। इस कारण से जो है हम फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए तो नहीं कैलकुलेशन कर पाएंगे, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हमने गाउस के नियम से कैलकुलेशन करी। ऐसे ही इनफाइनाइट लेंथ के वायर के अलावा इनफाइनाइट लेंथ का होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे गाउस के नियम से। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहें अगर अपन, तो इस पर अपन ने सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हमने सिलेंडर की सरफेस के लिए डिफाइन कर दी। अभी वायर वाले केस में क्या हुआ था कि वायर में हमने लेमडा डिफाइन किया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे ही इस वाले केस में हमने सिग्मा डिफाइन कर दिया। होलो सिलेंडर है तो उसकी सरफेस पर चार्ज होगा सिग्मा। सिग्मा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू चार्ज क्यू अगर सरफेस पर डिफाइंड है, और लेंथ एल है तो क्यू अपॉन 2 पाई आर और एल, 2 पाई आर और एल। इस तरह से भी सिग्मा को डिफाइन कर सकते हैं। खैर अभी तो अपन ने सिग्मा डिफाइन किया हुआ, इसलिए सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी
अब हमें किसी पॉइंट पी पर आंसर निकालना है, तो पी पर आंसर निकालने के लिए हम क्या करें? इस पॉइंट पी पर आंसर निकालने के लिए सबसे पहले अपन ऐसी गाउसियन सरफेस का विचार करें जिससे हर जगह हम ई और डीएस के बीच का एंगल बता सकें। तो किस तरह से गाउसियन सरफेस होना चाहिए होलो सिलेंडर के लिए, उसके लिए हमें ई की डायरेक्शन निकालें। और ई की डायरेक्शन निकालें तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को, इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर को हम किससे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं? खूब सारे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इन सबसे मिलकर के इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर बना। अब ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर है, इसके लिए हमें जैसे इस पॉइंट पी पर आंसर निकालना है, तो उसके लिए हम किस तरह से गाउसियन सरफेस लें, उसके लिए ई की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिए, जैसे एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ये वाला और एक इसके ठीक सामने वाला, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गए ऐसे ये दोनों, और यहां हमें ई की डायरेक्शन निकालनी है। तो इस वाले वायर कारण ई कैसे आएगा? इधर, और इस वाले वायर कारण ई कैसे आएगा? इधर। ये जो दो वायर है, एक वायर ये, एक वायर ये, ऐसे इन वायर से मिलकर के ये सिलेंडर बना है ऐसे, और ये पॉइंट है जहां आंसर निकालना है। इसमें एक वायर ये ले लिया, एक वायर ये वाला ले लिया। इस वायर कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया? यहां पर इधर। इस वाले वायर कारण किधर आया? इधर की तरफ ऐसे। अभी जो दो डायरेक्शन है ऐसे, इनके ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और इधर वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो नेट ई की डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगी ऐसे। इसका टॉप व्यू देखना चाहें, ऊपर से देखें इसी सिलेंडर को, तो टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखें इस वाले सिलेंडर को, तो कैसा दिखेगा? ये है टॉप व्यू। अब हमें जैसे इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है, तो वो जो अपन ने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिए थे ना, एक यहां पर एक यहां पर, ये सेंटर था, यहां से निकाल रहे थे, तो एक यहां पर लिए थे, तो ऊपर से देखें तो वो दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे हो गए ये वाले। अब ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यहां पर डायरेक्शन निकालनी है अपने को ई की, तो यहां पर ई की डायरेक्शन ऐसे आ गई, और इसी कारण यहां पर ई की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये ऐसे आ गई। ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और ये ई इस तरह से आया। इसमें से ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, और नेट ई की जो डायरेक्शन बची वो वाली बची, पीछे बढ़ाने पर सेंटर से पास हो रही है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे, इस तरह से। यहां बनाना चाहो तो ऐसे, यहां बनाना चाहो तो ऐसे। अच्छा, दो दो वायर का कॉम्बिनेशन लोगे तो हर दो वायर के लिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यानी ई की डायरेक्शन जो है किसी भी पोजीशन पर वो ऐसे, ई नेट जो बना वो रेडियली आउटवर्ड हो गया। दो वायर ये लिए, दो वायर ये लिए, तो डायरेक्शन जो है ई नेट की इधर की तरफ आ गई। ये है ई नेट वाली जो डायरेक्शन बनी है होलो सिलेंडर के बाहर वाले पॉइंट के लिए। अब क्या है कि ये तो बिल्कुल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जैसे डायरेक्शन आ गया, ई नेट रेडियली आउटवर्ड, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो गाउसियन सरफेस बनाए वो क्या बना सकते हैं? होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का टॉप व्यू हो गया, तो हमने ये पता लगाया कि गाउसियन सरफेस जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। ये तो है इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर, इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज, और यह है गाउसियन सरफेस। अब गाउसियन सरफेस कैसे बनी? सिलेंडर। अब यहां पर ई कैसे आएगा? इस तरह से, सभी जगह पर यहां पर ई ऐसे, और जो डीएस की डायरेक्शन है वो यहां पर ऐसे, ई और डीएस के बीच का एंगल 90, यहां पर ई और डीएस के बीच का एंगल 90, और यहां पर ई और डीएस के बीच का एंगल 0। तो जैसे भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए बनाया था ना, ई डीएस कोस 90, तो उसमें तीन पार्ट ई डीएस कोस 90 और ई डीएस कोस 0 बना था, वैसे यहां पर तीन पार्ट बना दे। तो तीन पार्ट बनाए तो किस तरह से बन जाएगा? ये बन जाएगा अपने पास ई डीएस कोस 0 इस वाले के लिए, और बाकी दो के लिए ई डीएस कोस 90 और ई डीएस कोस 90, ये कि दोनों क्या हो गया? 0। और समेशन क्वीन लिखना चाहें तो ये लेंथ अगर अपन ने एल ली है तो इतने पोर्शन पर कितना चार्ज आएगा? ये जो सिलेंडर लिया ना अपन ने, इतना, इस पर कितना चार्ज आएगा इस पर? तो समेशन क्वीन कितना बन जाएगा? सिग्मा इंटू 2 पाई, रेडियस कितनी आर और लेंथ एल, और अपॉन एप्सिलॉन 0, ये बन गया इस पर चार्ज। अब ई सिमेट्री से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल डीएस कितना बन जाएगा? सारा इंटीग्रल डीएस मिला करके 2 पाई और इंटू इंटीग्रल डीएस गाउसियन सरफेस का है ना, तो गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, ये है स्मॉल आर, तो कितना बन गया? 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल बराबर समेशन क्वीन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो समेशन क्वीन लिखना चाहें अगर अपन, तो कितना बन जाएगा समेशन क्वीन की वैल्यू? यहाँ पे समेशन क्वीन ये है सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ 2 पाई कैंसिल हो गया ये वाला, और उसके अलावा ये एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है वो कितना आ गया यहाँ से, इस वाली पोजीशन से, ई बराबर सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। कहां वाले पॉइंट के लिए? आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर वाली पोजीशन के लिए। यहां से अब ऐसा बोल सकते हैं कि जो ई बना है, ई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। तो हालांकि एक नया आंसर आ गया सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। आपको होलो सिलेंडर के बाहर आंसर याद रखना है तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन
आप चाहें तो इसको लेमडा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लेमडा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस होलो सिलेंडर के लिए जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी वाला ये वाला, इसके लिए लेमडा डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? लेमडा, लेमडा बराबर, मान लो कोई लेंथ एल ले रखी है अपन ने, तो एल लेंथ का चार्ज कितना बना? सिग्मा इंटू 2πr_l। तो यूनिट लेंथ का चार्ज कितना बन जाएगा? अपॉन एल, एल से एल कट गया तो कितना बन गया? सिग्मा इंटू 2πr। ये चाहो तो आप इसको ऐसे बोल सकते थे, यूनिट लेंथ का चार्ज यानी 1 मीटर लेंथ का चार्ज, तो सिग्मा इंटू 2πr इंटू 1, ये बन गया 1 मीटर लेंथ का चार्ज। तो अपन क्या करना जा रहे हैं? हमने कहा कि r ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए आप चाहो तो होलो सिलेंडर के लिए सिंपली सीधा आंसर याद रख सकते हो, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन आप चाहें तो लेमडा के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि इसके लेमडा के टर्म्स में क्या आंसर आ रहा है। तो अपने क्या किया, यहां सिग्मा इंटू 2πr की जगह अपन चाहें तो लेमडा लिख सकते हैं, लेकिन 2π तो है नहीं, ऐसा करते हैं 2π से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, लेकिन यहां जब 2π आएगा तो 4π बन जाएगा, अगर तो के बना सकते हैं, तो ऐसा करते हैं 4π से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको। तो सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट r को क्या किया अपन ने? 4π से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ, ये 4π जो बना है इसका 2π इंटू 2 ऐसे लिख दिया अपन ने, 2 और इंटू 2π, और जो 2π बना ना उसको ऐसे लिख दिया सिग्मा इंटू 2πr और इंटू 1 से तो कभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये 4π एप्सिलॉन 0 और इंटू r। अब देखो सिग्मा इंटू 2πr की वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप? लेमडा। तो ये क्या लिखा हुआ है? लेमडा। और ये 4π एप्सिलॉन 0 क्या है? के। तो ऊपर चला गया तो क्या बन गया ये? 2k लेमडा बाई r। ये तो वही आंसर आ गया जो वायर का आंसर है। तो सवाल में हालांकि हमें सिग्मा दिया हुआ हो सकता है तो हमें सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, लेकिन पहले चाहे तो आप लेमडा के टर्म्स में याद रख लें और फिर जरूरत पड़े तो सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। तो किस चीज के आंसर की बात कर रहे हैं अपन? इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर के बाहर वाले पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया है वैसे सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, और r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है। लेकिन चाहें तो आप इसको ये बोल सकते हैं 2k लेमडा बाय स्मॉल r, और 2k लेमडा बाय स्मॉल r तो बोल दिया आपने, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उस लेमडा की वैल्यू सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे सिग्मा के टर्म्स में? 2k लेमडा बाय r जो बना है इसमें k की वैल्यू डाल दो 1/4π एप्सिलॉन 0, लेमडा की वैल्यू डाल दो, लेमडा नहीं 1 मीटर लेंथ का चार्ज, तो 1 मीटर लेंथ का चार्ज कितना बनेगा? सिग्मा इंटू 2πr इंटू 1, सिग्मा इंटू एरिया 2πr इंटू 1, यह है 1 मीटर लेंथ का चार्ज सिग्मा इंटू 2πr इंटू 1 और अपॉन स्मॉल r। अब इसको सोल्व कर लो तो ये अपने आप ही बन जाएगा सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। तो आप चाहो तो सिग्मा r एप्सिलॉन नॉट r याद रखने की जरूरत नहीं है, 2k लेमडा बाय r से भी आप काम चला सकते हो। तो होलो सिलेंडर के लिए बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर में अब अंदर वाले पॉइंट के लिए आंसर निकालना आते हैं फॉर r लेस देन इक्वल टू नहीं, r लेस देन r लेस देन r यानी इस वाले पॉइंट P पर हम कैलकुलेशन करना आते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम सबसे पहले गाउसियन सरफेस के बारे में सोचे तो कैसे बनेगी? तो उसके लिए अपन ने खूब सारे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का कॉम्बिनेशन ले लिया, ये अपन ने उसका टॉप व्यू बना दिया जैसा भी बनाया था पिछले पार्ट में। तो टॉप व्यू बनाया तो यहाँ पर जो ई की डायरेक्शन बनी वो ऐसे बनी, यहाँ पर जो ई की डायरेक्शन बनी वो ऐसे बनी, इन दोनों के ये वाले पार्ट कैंसिल हो गए और ये वाला पार्ट ऐड हो गया। तो नेट ई की जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड ऐसे इस तरह से बनी। तो अगर होलो स्फीयर के अंदर ई होगा तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड वाली डायरेक्शन में बन रहा होगा। हालांकि कुछ वायर इधर भी हैं इधर की तरफ और उनके कारण डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, उन दोनों का मिलाकर के नेट किधर बनेगा ये डिपेंड करेगा कि वैल्यू कितनी बन रही है। हो सकता है वो 0 बन जाए, हालांकि इधर वायर कम है लेकिन उनकी डिस्टेंस भी कम है, तो इसलिए उनके कारण जो वैल्यू बनेगी इधर वो इसके बराबर भी बन सकती है, इससे ज्यादा भी बन सकती है। तो फॉर r लेस देन r ई इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 में हमें पता लग गया कि यहां पर जो E होगा अगर E एग्जिस्ट करेगा तो वो E रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में रहा होगा। तो यहाँ E हमने ऐसे इस तरह से बना दिया, इस पॉइंट पर E ऐसे, यहाँ पर E ऐसे, यहाँ पर E ऐसे। अब इधर डी एस ऐसे बनेगा, इधर डी एस ऐसे बनेगा, तो ई डी एस कोस 90 और यहाँ ई डी एस कोस 0 इस तरह से बन जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस को हमने ओपन इंटीग्रल में बदल दिया, तो ये बन गया ई डी एस कोस 0 और बाकी दो टर्म ई डी एस कोस 90 से 0 हो गया। और समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 की बात करें तो देखो समेशन क्यू इन कितना आया, इस वाले पॉइंट पर जहां हम आंसर निकाल रहे हैं इसके अंदर कितना चार्ज आया, तो सारा चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर है।
अब सारा चार्ज सरफेस पर है, तो देखो समेशन क्यू इन की वैल्यू क्या बनी, 0। तो समेशन क्यू इन 0 बना तो टर्म 0 बन गया। अब ई डॉट ई डी एस कोस 0 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, तो इसमें ई जो भी होगा इन सब पॉइंट पर सिमेट्री से सेम होगा, तो ई इंटीग्रेशन के बाहर ले आए अपन, और क्या बच गया, इंटीग्रल डीएस बराबर समेशन क्वीन की वैल्यू 0 आई, तो ये वाली वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, 0। तो यहां से इंटीग्रल डीएस की बात करें अगर अपन, और ये रेडियस यहां से यहां तक स्मॉल आर है अगर, और इतना पोर्शन का लेंथ अगर एल के बराबर है, तो कितना बन गया इंटीग्रल डीएस का वैल्यू, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल बराबर 0। अब ये टर्म जो है ये वाली, ये तो 0 नहीं है, तो 0 होने के लिए क्या बचा, ई, तो जो ई है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो होलो सिलेंडर के अंदर ई की वैल्यू कितनी आई, 0। जैसे अपन ने पॉइंट चार्ज के लिए आंसर निकाला था के अपॉन आर स्क्वायर, फिर होलो स्फीयर के लिए अंदर 0 और बाहर सेंटर पर रखे पॉइंट चार्ज की तरह से, वैसे ही होलो सिलेंडर के बाहर इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह आंसर आ गया। वैसे आंसर था सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन उसको हमने 2k लैम्डा बाय आर के टर्म्स में लिख दिया। ऐसे ही यहां पर अब अंदर वाले पॉइंट की बात करें, तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 फॉर आर लेस देन आर वाले पॉइंट के लिए। अब अगर हम कैलकुलेशन करना आते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो गाउस के नियम से अगर हमें कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले अपन गाउजियन सरफेस कैसा बनाएंगे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर को आप नॉन कंडक्टिंग है, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं वो नॉन कंडक्टर ही पढ़ रहे हैं, तो इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर को आप किससे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, खूब सारे होलो सिलेंडर से। और हर होलो सिलेंडर के लिए यहां पर जो ई की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड वाली डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि गाउजियन सरफेस फिर से यहाँ एक सिलेंडर बन जाएगा ऐसे, और फिर से एक सिलेंडर बन जाएगा, तो ई डॉट डी एस में ई डी एस कोस 0 एक सरफेस के लिए और बाकी दो के लिए ई डी एस कोस 90 बराबर समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 से हम डिराइव वैसे के वैसे ही कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अब गाउस के नियम का डेरिवेशन तो नहीं लिख रहा हूं, सीधा आंसर लिखना चाहता हूं। अब आंसर जो है वो भी हम याद ना करना पड़े, तो उसे हम 2k लैम्डा बाई आर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। यानी हमारे लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए आंसर है 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। ये बाहर वाले पॉइंट के लिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और ये अंदर वाले पॉइंट के लिए आर लेस देन इक्वल टू आर। तो अब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर वाले पॉइंट के लिए अगर हमें आंसर निकालना है, तो यहां तो लैम्डा है, सवाल में तो रो दिया हुआ है। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो लेमडा को रो के टर्म्स में कैसे लिखें, तो लेमडा का मतलब क्या है, लेमडा का मतलब है 1 मीटर लेंथ का चार्ज। तो 1 मीटर लेंथ का चार्ज, तो 1 मीटर लेंथ का सिलेंडर लें, तो ये है 1 मीटर लेंथ का सिलेंडर अगर, और इसकी रेडियस आर है, रेडियस है आर, और लेंथ अगर 1 मीटर लें, तो इसका जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, ये है 2k। लेमडा का मतलब कितना हो गया, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, तो इंटू वॉल्यूम यानी रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर। और अंदर वाले पॉइंट के लिए लिखें, अब देखो अंदर वाले पॉइंट पर नहीं, जैसे यहां आंसर निकालना है अपने को, अब यहां आंसर निकालना है, तो ये जो सिलेंडर बना है यहां से लेकर यहां तक वाला ये जो पोर्शन ये सिलेंडर का बना है, इसमें इस पॉइंट के बाहर के जितने सिलेंडर होंगे उनके लिए पॉइंट अंदर है, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो इसके बाहर वालों का तो कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, केवल ये अंदर अंदर वालों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो आर लेस देन इक्वल टू आर में जब लेमडा लिखेंगे तो केवल यहीं तक का सिलेंडर का चार्ज लिखना रहेगा, कहां तक का, स्मॉल आर तक का। तो फिर क्या लिखेंगे इसमें 2k लेमडा बाय आर की वैल्यू में 2k लेमडा, लेमडा कितना हो गया, रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर। अब अगर हमें इसका ग्राफ भी बनाना हो, तो यहां से E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया इस वाली पोजीशन के लिए, और यहां के लिए एक R से R कट गया, तो E जो है वो R के प्रोपोर्शनल आया। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए E और R का ग्राफ, पहले तो ये R के प्रोपोर्शनल आया है, कहां तक, जब तक हम सरफेस पे नहीं आते तब तक, और फिर उसके बाद जो है ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये सरफेस तक वाली पोजीशन के लिए। ऐसे होलो सिलेंडर के लिए ग्राफ बनाना होता तो क्या होता, होलो सिलेंडर के लिए यहाँ वैल्यू 0 होती और बाहर वाला तो आंसर वैसा का वैसा ही है। तो हमने कुल मिलाकर ये जाना कि हमने जैसे वायर का आंसर याद किया हुआ है 2k लैम्डा बाय आर, वैसे ही हम होलो सिलेंडर के बाहर और सॉलिड सिलेंडर के बाहर 2k लैम्डा बाय आर से ही काम चला सकते हैं। बस हमें लैम्डा लिखना सीखना रहेगा। लैम्डा क्या है, 1 मीटर लेंथ का चार्ज। तो होलो सिलेंडर के अंदर तो 0 था, बाहर लिखना था, तो 1 मीटर लेंथ का चार्ज कैसे लिखा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर और इंटू 1। और रो वाले केस में कैसे लिखा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू 1, इस तरह से हमने लेमडा लिखा।
अंदर वाले पॉइंट के लिए होलो सिलेंडर में तो जीरो था, लेकिन सॉलिड सिलेंडर में तो आएगा नहीं जीरो। वहां तक के सिलेंडर आएंगे जिस पॉइंट पर हम आंसर निकाल रहे हैं, तो उतने पोर्शन तक का लेमडा लिखा। तो कैसे लिखा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1। तो हमने लेमडा लिखना सीख लिया और उसकी मदद से हमने आंसर नया नहीं याद रखना पड़ा अपने को। सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर सबके लिए जैसे पॉइंट चार्ज होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए एक जैसा आंसर था ना, उठाकर सेंटर पर रख दो, वैसे ही यहाँ पर सबके लिए एक जैसा आंसर 2 के लेमडा बाय आर। बस लेमडा लिखना सीखा है हमने, होलो सिलेंडर के लिए सिग्मा के टर्म में, सॉलिड सिलेंडर के लिए रो के टर्म में। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन गाउस की थ्योरम की मदद से। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन आई, फ्लक्स के सवाल है ये अधिकतर इनमें से। पार्ट 2 सेक्शन आई और 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसके बाद 2 पार्ट 2 का 15, 16, 17, 18, 2 पार्ट 3 का 13, 14, 2 पार्ट 4 का 4, 5 एंड 6, 3 पार्ट 1 का 10, 14, 17, 20, 28, 31, 32 एंड 33, और जे मेन वाला सेक्शन 3 पार्ट 2 का 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। इन क्वेश्चंस को करें आप। अधिकतर क्वेश्चन फ्लक्स के हैं।